जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था पेपर 1 के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। और इसका जो लिंक है दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऐसा क्यों होता है, चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ऐसा इसलिए होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन दिया गया और कारण इसका दिया गया, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है, तो बिल्कुल सही है कि लोहे के पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो कारण इसका दिया गया कि लोहा गर्मियों में फैलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि गर्मियों में क्या होता है, लोहा क्या होता है, फैल जाता है, इसलिए लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा गैप या अंतराल छोड़ा जाता है दोस्तों। तो कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा, खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली कौन सी है, तो वह है कन्वेक्शन, जिसे हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं। तो संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा क्या होता है, उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठोस में जो होता है उष्मा का जो स्थानांतरण होता है किस विधि के द्वारा होता है, तो यह होता है चालन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर इसमें से कौन है, तो लकड़ी जो है उष्णता का क्या है, कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट है, एक औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सल्फर चक्र। सल्फर चक्र कैसा है, तो एक औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है, इंपॉर्टेंट है। तो स्वाइन फ्लू जो है यह किसके कारण फैलता है, तो यह विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। तो प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण हमें बुखार होता है, तो पराग कण के कारण। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। तो असंचरणीय रोग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा मधुमेह, जबकि खसरा, रोहिणी और जलांता कैसा है, संचरणीय रोग है, याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। तो मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहा जाता है। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताए। तो कल भी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो कितना जूल वर्क डन हो रहा है, 20 जूल वर्क डन हो रहा है। फोर्स हमारा कितना है, 20 न्यूटन है और 2 मीटर ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो 20 यहाँ से कट गया, कॉस थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। हाफ कितना, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो कॉस जो है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 मीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति पूछा जा रहा है और जी का मान यहाँ पर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका शक्ति कितना होगा, तो इसका शक्ति होगा 360 वाट। पीडीएफ मैं दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से इसका डिटेल देख सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। तो कौन सी जो भौतिक मात्रा है किए गए कार्य की गति को मापता है, तो शक्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा गलत है।
तो यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, बिल्कुल सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वह तैरती रहेगी, बिल्कुल ये भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वह तैरती, गलत है। ये अगर सही है तो ये तो गलत होगा ही। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। डी को भी देख लेते हैं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी, यह भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही दिया गया। तो इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अगर क्षेत्रफल, तो प्रेशर बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर बराबर क्या आता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर क्षेत्रफल अगर हम कम कर दे, एरिया को कम कर दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्प्लावन यानी बॉयंसी का केंद्र हमेशा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि बॉयंसी का केंद्र हमेशा क्या होता है? तो बॉयंसी का जो केंद्र होता है वह विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समपाती होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में खोजे नहीं गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा तत्व है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह है जी। जी का मतलब क्या होता है? गैलियम होता है, याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, जी का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? सॉरी, गैलियम नहीं होता, ये होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोजले ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण है कि आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे, यानी पीरियड है। आवर्त मतलब क्या? पीरियड। और समूह मतलब क्या? ग्रुप। तो अगर पीरियड में बाएं से दाएं जाए तो क्या होगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो विद्युत धनात्मक यानी धात्विक लक्षण क्या होता है? आवर्त में अगर आप बाएं से, कल भी मैंने बताया था कि अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मक और धात्विक लक्षण क्या होता है? घटता है, ह्रास होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो यह जो लक्षण है विद्युत धनात्मक और धात्विक लक्षण, ये बढ़ता है यानी वृद्धि होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। तो इसी फॉर्मूले पे आप रख देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, वह जो आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या होता है? तो वह होता है उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो इसे कहा जाता है मृग मरीचिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, खाली स्थान लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो सभी को मालूम होगा अवतल लेंस का उपयोग हम लोग मायोपिया के पीड़ित लोगों के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और उत्तल का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष, याद रखना, दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इस लेंस का। नेक्स्ट है 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस पूछा गया? तो माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटी है, तो दर्पण कौन सा है?
तो यह दर्पण कौन सा है? तो यह दर्पण है कौन सा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? छोटी बनती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह खाली स्थान के कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो वस्तु पर जो कार्यरत कुल बल होगा वह कितना हो जाएगा? तो दोनों बल को ऐड कर देंगे तो दोनों बल ऐड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कैसा है? एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को जब हम ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 15 न्यूटन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग यानी m इंटू v का क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समवेग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है कि नीचे दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन से कथन सत्य हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपातिक सीधा अनुपातिक, बिल्कुल सही है ये तो। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक, ये भी बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कल भी, मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सीधा अनुपातिक दिया है। सीधा अनुपातिक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती होता है। सॉरी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, जबकि आर बी क्या है? असत्य है। और जी का मान कितना होता है? जी का मान आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का मान आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्री बल जो है हमें बाहर की ओर धक्का देता है। नेक्स्ट है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका त्वरण आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग दूरी ग्राफ। नेक्स्ट है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गति का जो प्रथम नियम है, पहला समीकरण है, वो किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच जो है वह संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट है कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यानी अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो कल भी यह क्वेश्चन आया था, इसे कहा जाता है सोनार। नेक्स्ट है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है टोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे खाली में यात्रा नहीं करती है। तो ध्वनि जो तरंगे हैं वह निर्वात में यात्रा नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यह कैसी तरंगे हैं? तो यह अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, याद रखना है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और प्रकाश कैसा है? तो अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कथन है हमारा कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। 39 नंबर का ये दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि H2SO का प्रयोग जो है पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ये जो एकदम करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है हमारा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए जो है इसमें सही कथन है। 39 का क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न इसमें से कौन है? तो Al2O3, याद रखना है। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो अन्य से भिन्न है क्योंकि यह एम्फोट्रिक नेचर का होता है, ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार यानी बेस और जब एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है, याद रखना है, यानी साल्ट प्लस वाटर बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? तो कौन सी होती है? तो अपघटन प्रतिक्रिया की जो प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। अल्डिहाइड के बारे में आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए वो कह रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? CH2COH इथेनॉल, यह जो है गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था CH3COH, ये करेक्ट होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 43 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो एथेन जो है संतृप्त है, ब्यूटेन भी संतृप्त है, मीथेन भी संतृप्त, बेंजीन जो है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में खाली स्थान इकाइयों का अंतर होता है। तो इसके द्रव्यमान में कितना इकाइयों का अंतर होता है? तो 14 इकाइयों का अंतर होता है। नेक्स्ट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाले जाते हैं, तो कौन सा जो धातु है केवल विद्युत अपघटन द्वारा? ये भी मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे कि कौन सा जो धातु है केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, तो वह कौन सा धातु है? तो वह धातु है दोस्तों एल्युमिनियम। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो बायोपिक्स का जो सिद्धांत है वह ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पृथक्करण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभुत्व का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो है जॉन ग्रेगर जो मेंडल थे उनके वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जीव को अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस निर्मित दृष्टिकोण को कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बुनियादी संरचना जो है समान है लेकिन एवं उत्पत्ति यानी उनका जो उत्पत्ति हुआ है वो भी समान है, लेकिन उनका कार्य क्या है दोस्तों? अलग अलग है। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे अंगों को क्या नाम दिया जाता है? तो समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव जाति जिसे होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष खाली स्थान में देखे जा सकते हैं, तो यह कहां पर देखा जा सकता है? तो यह अफ्रीका में देखा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर I है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा खाली स्थान द्वारा दर्शाई जाती है। तो पहली बात की मोस्ट VVI सवाल है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VIT, यह विद्युत ऊर्जा को दर्शाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों विभवांतर। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल E बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल E किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है दोस्तों E बराबर W/Q के, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो बैटरी क्या करता है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो जनरेटर का क्या काम है? तो जनरेटर का काम है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है, तो एक सामान्य जो ट्रांसफार्मर है वो खाली स्थान पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है आपको ये बताना है। तो यह जो कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, यानी असत्य आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो याद रखना ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में क्या है? गलत है। जबकि यह अस्थायी चुंबक है, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, यह सही है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यह कहना गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या किया जा सकता है? ध्रुवीकरण किया जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है? तो प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है? रैखिक रूप में यह बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, इसे कहा जाता है प्रतिबाधा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना। यह कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खाली स्थान बना सकता है। तो वह क्या बना सकता है? तो वह बना सकता है एंडोस्पोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है। तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसे जाना जाता है ब्रायोफाइटा, और इसे वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है, यानी उभयचर कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है? तो कौन सा जो पौधा है थैलोफाइटा समूह से संबंधित है? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह का एक सदस्य है। सॉरी, थैलोफाइटा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है? तो मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, जबकि क्लैडोफोरा यह संबंधित है, काड़ा भी है, और यूलोथ्रिक्स यह थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। वनस्पति जगत को कितने पार्टों में बांटा गया है? 5 पार्टों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है मार्सिलिया नहीं आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी को मालूम होगा, मैंगीफेरा इंडिका आम का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो ब्रेड मोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है राइजोपस को। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र जो धातु है वह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ठोस विलयन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का 6 होगा। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? निश्चित अनुपात का नियम आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित अनुपात का नियम है? तो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, यह निश्चित अनुपात का नियम बतलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होता है? तो इसमें गणना की इकाई मोल को माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बताया था बर्जीलियस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खाली स्थान विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो यह किस पर परस्पर प्रभाव है? तो न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर क्या है दोस्तों? प्रभाव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खाली स्थान की खोज हुई। तो किसकी खोज हुई? कल भी मैंने बताया था कि परमाणु की नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितना हो सकती है? तो वह हो सकती है दोस्तों 18। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से है? तो क्लोरीन के समस्थानिक के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो 2 समस्थानिक हो सकते हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एटॉमिक नंबर कितना होता है इनका? 17 होता है, याद रखेगा। समभारिक में खाली स्थान की संख्या समान होती है। तो समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिक में आपको याद रखना है कि किसकी संख्या समान होती है? तो नाभिक की जो संख्या होती है, नाभिक में क्या मौजूद होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी समभारिक में क्या आता है? एटॉमिक वेट जो होता है समान होता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो ठोस अणुओं के बीच के आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक होता है। सबसे कम किस में होता है? तो गैस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केंचुआ जो है कशेरुकी नहीं है, जबकि छिपकली, मेढक और मछली ये कैसे जीव हैं? तो कशेरुकी जीव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना है। तो अंडा देने वाला स्तनपायी है प्लेटिपस। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, खाली स्थान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इससे रिलेटेड याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल की जो घटना है, क्रेब्स साइकिल की घटना वो कहाँ पर घटित होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। इसे सूत्रकर्णिका के भी नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी नाम आपको याद नहीं रखना है, इंग्लिश में ही बायोलॉजी में नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो बाह्य वातावरण से अलग करने वाला कोशिका का वह कौन सा बाह्यतम आवरण है? तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यानी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या कार्य करता है? कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो माइटोसिस के किस चरण का यह गठन करता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह मेटाफेज का गठन करता है। कौन सा चरण है? मेटाफेज। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पूछा जा रहा है, फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो कि पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी एवं लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होता है एंथोयासनिन के द्वारा जो उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है? तो याद रखना है आपको, केराटिन क्या करता है? प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा संयोजक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो याद रखना, कंकाल पेशी जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जबकि अस्थि, रक्त, उपास्थि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भाग में जल का परिवहन करता है? तो कौन सा करता है जड़ों से? तो यह करता है जाइलम यह कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन रहता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो वह कौन सा है पादप हार्मोन? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। तो वह पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष में पाया जाता है, याद रखना है, कल भी डिस्कशन मैंने इसको किया था। नेक्स्ट है, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। तो अनुवर्तन अधिकांशतः जो है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, ये क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है। तो O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का जो विभाजन होता है वो कैसे होता है, ये आपसे पूछा है। तो लाइसोजोम में होता है। तो यानी O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का जो विभाजन है वो लाइसोजोम में होता है। पौधे खाली स्थान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे जो हैं जल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो ये पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन से, यानी एवोपरेशन से ये जो है पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पौधे को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है? तो याद रखना, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म भी है, प्रोटोकॉर्डेटा यह नहीं है। कल भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम खाली भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कृत्रिम गुर्दा। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्वसन यानी ब्रीदिंग, लाल श्रवण यानी सैलिवेशन एंड क्रमांकुंचन यानी
पेरिस्टेलिसिस जैसी अनैच्छिक क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यह होता है मेरु शीर्ष के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, तो कंठ एवं टेटुआ को जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुणसूत्र के वंशाणुओं के जो हैं याद रखना है दो प्रतिरूप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट उर्वरकों के वे थैले पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या दर्शाता है, यह पोटेशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन खाली स्थान के कारण होता है। तो यूट्रोफिकेशन जो है किसके कारण होता है, तो यह होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको VVI कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आप सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बिल्कुल सही है, यही परफेक्ट है कि ओजोन क्षय और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किनके द्वारा यह चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कसन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।